चलो बच्चे, आवाज बंद करो बेटा। बोर्ड पे देखो, लास्ट टर्म पे डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया था, उसके बाद से आगे कंटिन्यू करना है। लास्ट ईयर तक सिलेबस में इस चैप्टर का नाम था डिफेक्ट ऑफ इमेजेस एंड विजन। विजन वाला पार्ट सिलेबस से हटा दिया, तो अब केवल डिफेक्ट ऑफ इमेजेस बचे हैं। तो इमेजेस के दो डिफेक्ट हैं। पहले मैं सारी बातें एक्सप्लेन करता हूँ, फिर नोट्स के फॉर्म में मुझे लिखाना पड़ेगा। इसमें थोड़ी सी थ्योरी आती है, तो बाद में लिखना। पहले जरा सारे बोर्ड पे देखो, समझ लो सारी बातें, उसके बाद फिर लिखा के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। जब कभी किसी लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी एक इमेज बनना चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है जब एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस बन जाती हैं। इस बहुत सारी इमेजेस का बनना फिजिक्स में एब्रिएशन कहलाता है। इंग्लिश और फिजिक्स दोनों के टर्म्स में डिफरेंस आता है। जैसे इंग्लिश में वेव ऑप्टिक्स से अगर बात करें तो वहां एक नाम आया स्लिट, तो उसका इंग्लिश टर्म आ जाएगा नैरो होल, उसको स्लिट बोल देते हैं। फिजिक्स में आया कॉन्ट्रास्ट, इंग्लिश में डिफरेंस। इसी तरीके से यहां इंग्लिश में डिफेक्ट, फिजिक्स में एब्रिएशन। ये डिफेक्ट या एब्रिएशन दो तरीके का होता है। एक जिसको कहते हैं क्रोमैटिक एब्रिएशन, और दूसरा जिसको कहते हैं स्फेरिकल एब्रिएशन। तो ये वो दो तरीके के डिफेक्ट्स हमको डिस्कस करना है, क्रोमैटिक और स्फेरिकल एब्रिएशन। पहला डिफेक्ट क्रोमैटिक एब्रिएशन, ये लेंस के सामने रखे ऑब्जेक्ट के कारण होता है। जबकि दूसरा डिफेक्ट स्फेरिकल एब्रिएशन, ये लेंस के स्फेरिकल नेचर की वजह से होता है। एक में ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, एक में लेंस रिस्पॉन्सिबल है। इस पहले डिफेक्ट को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक जिसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एब्रिएशन, और इसी का कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा पार्ट है जिसको कहते हैं लेटरल क्रोमैटिक एब्रिएशन। एक नाम मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जहां पहला डिफेक्ट होगा वहां दूसरा भी आएगा, दोनों एक साथ ही एक इमेज में आते हैं, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल। क्या है डिफेक्ट, उसे देखें। पहले डिफेक्ट में हम लेंस के सामने एक ऐसे ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिससे व्हाइट लाइट एमिट होती है। व्हाइट लाइट लेंस पे जाके टकराती है, टकराने के बाद 7 रंगों में टूटती है। 7 रंगों में क्यों टूटती है, रीजन कॉपीज में लिखा है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इससे पता चलता है कि 1/f म्यू के और म्यू लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी फोकल लेंथ और लैम्डा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब रेड कलर सबसे दूर जाएगा, वॉयलेट सबसे पास में होगा। मीन कलर था येलो। एक ऑब्जेक्ट था, एक इमेज बनना चाहिए थी, लेकिन इस डिफेक्ट में एक ऑब्जेक्ट की 7 कलर्ड इमेजेस बन जाती हैं। इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एब्रिएशन। जितने रीजन में ये 7 इमेज बनती हैं वो इसका फॉर्मूला हो गया। तो फिगर के हिसाब से ये डिस्टेंस है एफ आर और ये डिस्टेंस है एफ वी। तो इस लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एब्रिएशन का फॉर्मूला लिखेंगे एफ आर माइनस एफ वी, जो सॉल्व करके आता है ओमेगा इंटू एफ। ओमेगा प्रिज्म में आया था डिस्पर्सिव पावर। सॉल्व कैसे करते हैं, एक बार इस फॉर्मूले को रेड कलर के लिए लिखेंगे तो यहां एफ आर आएगा, तो यहां म्यू आर आ जाएगा। एक बार वॉयलेट के लिए लिखेंगे तो यहां एफ वी आएगा, तो यहां म्यू वी आ जाएगा।
दो इक्वेशंस लिखने के बाद एक में से दूसरे को सबट्रैक्ट कर देंगे, उससे एफ आर माइनस एफ बी की वैल्यू आती है ओमेगा इंटू एफ। इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एब्रिएशन। इस दूसरे डिफेक्ट में अगेन एक ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने रखा जिससे व्हाइट लाइट एमिट हुई, व्हाइट लाइट लेंस पे जाके टकराई, टकराने के बाद 7 रंगों में टूटी। जो 7 रंगों की इमेज बनती है वो 7 अलग अलग साइज की बनती है, जिसको कहते हैं लेटरल क्रोमैटिक एब्रिएशन। 7 अलग अलग साइज की इमेज क्यों बनती है उसका रीजन कॉपीज में लिखा है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जिससे पता चलता है कि इमेज की हाइट फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है। हर कलर के लिए फोकल लेंथ अलग अलग है, इसलिए हर कलर के लिए इमेज का साइज अलग अलग होगा। तो 7 अलग अलग इमेजेस का बनना, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और 7 अलग अलग साइज का बनना, इसको कहते हैं लेटरल। पेपर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इन दोनों डिफेक्ट्स को हटाने का तरीका, जिसको कहते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। ये नीट के लिए आज का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब दो लेंसों का कॉम्बिनेशन जिसमें एक लेंस कॉनकेव हो, दूसरा लेंस कॉन्वेक्स हो, ये वो लेंस का कॉम्बिनेशन है। ये दो लेंस इस तरीके से सिलेक्ट किए जाते हैं कि ये डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन पे काम करें। प्रिज्म में आया डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। विदाउट डिस्पर्शन का मतलब व्हाइट लाइट आए, लेंस पे जाके टकराए, पहला लेंस लाइट रेस को 7 रंगों में तोड़ दे, ये 7 रंगों में तोड़ दिया। दूसरा 7 रंग को आपस में मिला दे, ये 7 रंग आपस में मिल गए, और फाइनली एक कलर की इमेज बन गई। अगर लाइट रे 7 रंगों में नहीं टूटेगी तो डिफेक्ट दोनों दूर हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों डिफेक्ट में व्हाइट लाइट 7 रंगों में टूट रही है, इसलिए डिफेक्ट आ रहा है। तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में दो लेंस इस तरीके से सिलेक्ट किए जाते हैं कि वो डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन पे वर्क करें। जो दो लेंस सिलेक्ट किए जाते हैं उनकी डिस्पर्सिव पावर का रेशो फोकल लेंथ के रेशो के बराबर होना चाहिए। इसको कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म भी कहते हैं, यानी दो लेंस को छांटने की कंडीशन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस कंडीशन को अलग अलग तरीके से लिख लें। माइनस वाली क्वांटिटी को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, प्लस की हो जाएगी। 1 अपॉन फोकल लेंथ हो गया पावर, ये हो गया पावर। जब दो लेंस कांटेक्ट में होते हैं तो लेंस वाले चैप्टर में लिखा था कि रिजल्टेंट पावर P1 प्लस P2 लिखते हैं। कॉनकेव की पावर नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव। दोनों लेंस मिलकर क्या कर रहे हैं, लाइट रेस को एक पॉइंट पर मिला रहे हैं। मिलाने वाला लेंस होता है कॉन्वेक्स, यानी रिजल्टेंट पावर पॉजिटिव होना चाहिए। मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस वाली क्वांटिटी को जोड़ें तो आंसर प्लस तभी आएगा जब प्लस वाली वैल्यू ज्यादा हो, दैट मींस कॉन्वेक्स की पावर कॉनकेव से ज्यादा हो। जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी फोकल लेंथ कम होगी। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाते समय जो दो लेंस सिलेक्ट करना चाहिए वो इस तरीके से करना चाहिए कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कम होना चाहिए। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो वो यहीं से आता है, क्योंकि न्यूमेरिकली यही पार्ट ऐसा है जो क्वेश्चन फ्रेम करता है। बाकियों से थियोरेटिकली क्वेश्चन कोई बन जाए तो बात अलग है। सेकेंड इफेक्ट को कहते हैं स्फेरिकल एब्रिएशन, जो लेंस के स्फेरिकल नेचर की वजह से होता है। इस डिफेक्ट में दो तरीके की लाइट रेज होती हैं। एक वो जिनको कहते हैं पैरेक्शियल रेज, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से आती हैं। एक वो जिनको कहते हैं मार्जिनल रेज,
जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत दूर से आती हैं। जो लाइट रेज बहुत दूर से आती हैं उनका फोकल पॉइंट अलग होता है, जो लाइट रेज पास से आती हैं उनका फोकल पॉइंट अलग होता है। फोकल पॉइंट अलग अलग होने की वजह से एक ऑब्जेक्ट की दो इमेज बन जाती हैं। पहले डिफेक्ट में एक ऑब्जेक्ट की 7 इमेज बन रही थी, इसमें एक ऑब्जेक्ट की दो इमेज बन जाती। इस डिफेक्ट को हटाने के लिए एक तरीका होता है जिसको कहते हैं स्टॉप्स। स्टॉप्स का मतलब किसी भी एक लाइट रे को रोक दो। जैसे मान लो मैं इस पैरेक्शियल रे के सामने कार्डबोर्ड लगा दूं तो लाइट रेज कार्डबोर्ड से रुक जाएंगी, लेंस पे जाके नहीं टकराएंगी, तो उससे डिफेक्ट दूर हो जाएगा। और दूसरा तरीका आपकी कॉपीज में लिखा है, डेफिनेशन में आया था स्मॉल, मिरर की डेफिनेशन में था स्मॉल, लेंस की डेफिनेशन में था स्मॉल पार्ट ऑफ द स्फीयर इज कट। अगर लेंस या मिरर छोटा ले लेंगे तो उस केस में केवल पैरेक्शियल रेज जाके लेंस पे टकराएंगी, मार्जिनल ऊपर से निकल जाएंगी। तो ये दो तरीके के डिफेक्ट मेनली होते हैं। इस डिफेक्ट की बात लास्ट में करें तो मिरर में कौन सा डिफेक्ट होगा या नहीं होगा, तो पहला डिफेक्ट मिरर में नहीं होगा, ये केवल लेंस में होगा। क्यों? क्योंकि ये पहला डिफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट से व्हाइट लाइट लेंस पे टकराती है और लेंस 7 रंगों में लाइट रे को तोड़ देता है। अगर व्हाइट लाइट मिरर पे टकराएगी तो मिरर की फोकल लेंथ का फॉर्मूला था F बराबर R/2। मिरर की फोकल लेंथ कलर पे डिपेंड नहीं करती, तो जब व्हाइट लाइट आके टकराएगी तो 7 रंगों में नहीं टूटेगी। तो पहला डिफेक्ट मिरर में नहीं होता, लेंस में ही होता है। दूसरा डिफेक्ट स्फेरिकल नेचर की वजह से होता है। लेंस को स्फीयर से काट के बनाते हैं, मिरर को भी स्फीयर से काट के बनाते हैं, इसलिए ये मिरर में भी होता है, लेंस में भी होता है। हटाने के तरीके दोनों कॉपीज में लिखे हैं, मिरर को छोटा ले लो, लेंस को छोटा ले लो, डिफेक्ट दूर हो जाएगा। तो मेनली आपको घर पे जो पढ़ना है वो इस पार्ट को थोड़ा ठीक से पढ़ना है। एनसीईआरटी में भी यही पार्ट थोड़ा बहुत लिखा है, जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी पहचान होती है, उसमें लिखा होता है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, तो उससे पता चल जाता है कि डिफेक्ट ऑफ इमेजेस का क्वेश्चन है। चलो हेडिंग लिखो डिफेक्ट ऑफ इमेजेस, मैं लिखाता हूं सारी बातें। क्या हुआ, कुछ पूछना है? बिल्कुल, मोनोक्रोमेटिक लाइट डालेंगे तो डिफेक्ट होगा ही नहीं। हेडिंग लिखो डिफेक्ट ऑफ इमेजेस। When an object is placed in front of a lens, when an object is placed in front of a lens and if more than one image is formed, when an object is placed in front of a lens and if more than one image is formed, then it is called aberration. Then it is called aberration, which is of two types. Which is of two types. First, chromatic aberration. फर्स्ट क्रोमैटिक एब्रिएशन, इसमें लिखेंगे फर्स्ट में, इट अराइजेस ड्यू टू लाइट इंसिडेंट ऑन लेंस it arises due to light incident on lens, which is again of two types.
which is again of two types. A part, longitudinal chromatic aberration. When an object emitting white light is placed in front of a lens, when an object emitting white light is placed in front of a lens, then 7 colored images are formed. Then 7 colored images are formed. यहां से कॉपी करो, फिगर से स्टार्ट करो अप टिल बी पार्ट की हेडिंग. बी पार्ट की हेडिंग लिखो, लेटरल क्रोमैटिक एब्रिएशन. When an object emitting white light is placed in front of a lens, when an object emitting white light is placed in front of a lens, then 7 colored images are formed. Then 7 colored images are formed. क्या हुआ? क्या हुआ? दोबारा बोलूं? When an object emitting white light is placed in front of a lens, then 7 colored images are formed. ठीक है? क्या हुआ? नहीं, आगे तो मैं बोलूंगा. अच्छा, आपको लग रहा होगा सर आपने गलत लिखा दिया. Are formed of 7 different sizes.
आर फॉर्म्ड ऑफ 7 डिफरेंट साइजेस। जब आप पैदा नहीं हुए थे तब से पढ़ा रहा हूं। हर साल बच्चा यही सोचता है जब मैं लाइन लिखाता हूँ ना, सर आपने गलत लिखा दिया या आधा लिखा दिया। आपकी उम्र है 20 साल, 21 साल, और मुझे पढ़ाते हुए हो गए 26 साल, तो इसलिए वो कभी गलत नहीं लिखाता मैं, छोड़ो उसको। खैर, तो इससे चिंता नहीं करो, आप सही लिख रहे हो। यहां से शुरू करना, फिगर, फॉर्मूला और नेक्स्ट हेडिंग तक। फिगर से स्टार्ट करो अप टिल नेक्स्ट हेडिंग, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। To remove both defects of chromatic aberration, to remove both defects of chromatic aberration, a combination of concave and convex lens, to remove both defects of chromatic aberration, a combination of concave and convex lens working on the principle of deviation without dispersion, working on the principle of deviation without dispersion gives a single image, gives a single image of a single object, gives a single image of a single object. यहां से स्टार्ट करो, फिगर से लेके नेक्स्ट हेडिंग तक।
लास्ट हेडिंग लिखो स्फेरिकल एब्रिएशन। It arises due to spherical nature of lens It arises due to spherical nature of lens in which paraxial and marginal rays are focused at different points in which paraxial and marginal rays are focused at different points by which two images are formed. By which two images are formed. It can be removed by taking small lens It can be removed by taking small lens and by using stops. स्टॉप्स का मतलब होता है किसी भी एक लाइट रे को रोक देना। एक कार्डबोर्ड लगा के रोक सकते हैं। फिगर बना लो बोर्ड से। चलो कुछ क्वेश्चंस करो डिफेक्ट ऑफ इमेजेस पर। The ratio of dispersive power of two lenses used in achromatic combination is 4:3. If focal length of the system is 60 centimeter, then find the focal length of both lenses. Solve.
हम्म, जोर से बोलो, क्या है आंसर? -20। शाबाश, -20 और 15। डिस्पर्सिव पावर का रेशो फोकल लेंथ के रेशो के बराबर होता है। तो पहले तो फोकल लेंथ में रिलेशन आ गया। जब दो लेंस कांटेक्ट में होते हैं तो लेंस वाले चैप्टर में फॉर्मूला आया था ये। सिस्टम की फोकल लेंथ गिवन है, f1 की वैल्यू f2 के फॉर्म में आ गई। एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। f2 इज इक्वल टू 15 इसमें रख लें। f1 बराबर -20, 15 और -20। यहां लिखा है कॉनकेव की फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए। तो जब भी सॉल्व करोगे तो ध्यान रखना कि आंसर में जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है वो माइनस आना चाहिए, क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए। An achromatic convergent doublet, an achromatic convergent डबलेट, बोर्ड पे लिखा है डबलेट यानी दो लेंस का कॉम्बिनेशन। An achromatic convergent doublet has a power of 2 diopter, has a power of 2 diopter, in which power of convex lens, in which power of convex lens is 5 diopter. Then find the ratio of dispersive power. Then find the ratio of dispersive power of convex and concave lens. Then find the ratio of dispersive power of convex and concave lens. Yes, 3/5। बोर्ड पे लिखा है P बराबर P1 प्लस P2, रिजल्टेंट पावर गिवन है, कॉन्वेक्स की पावर गिवन है, पहले कॉनकेव की पावर निकालो। डिस्पर्सिव पावर का रेशो फोकल लेंथ के रेशो के बराबर होता है। फोकल लेंथ पावर का इनवर्स होता है। क्वेश्चन में लिखा है कॉन्वेक्स अपॉन कॉनकेव, तो 1 की जगह लिखो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की पावर क्वेश्चन में दी थी 5। 2 की जगह लिखो कॉनकेव, कॉनकेव की पावर सॉल्व करके निकाली -3। सो दिस विल बी 3/5।
The refractive index of violet, yellow. The refractive index of violet, yellow and red color are. The refractive index of violet, yellow and red color are. बोर्ड पे लिखा है 1.66, 1.64 and 1.62. If the focal length of the lens is 10 centimeter, then find longitudinal chromatic aberration. Then find longitudinal chromatic aberration. हाँ जी 10/21. लॉन्गिट्यूडल क्रोमेटिक एब्रिएशन का फॉर्मूला था ओमेगा इंटू एफ. प्रिज्म में ओमेगा का फॉर्मूला आया था म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1. म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1. 10/16, which is 0.625 centimeter. A convex lens is made of different materials. A convex lens is made of different materials as shown in figure. A convex lens is made of different materials as shown in figure if a point object is placed in front of these lens. If a point object is placed in front of these lens, then how many images will be formed? Then how many images will be formed? Figure given है. आज लिखा जितने मटेरियल उतने फोकस.
लेंस अगर 3 मटेरियल से बना है तो उसके 3 फोकस होंगे। 3 फोकस होने की वजह से पहले केस में 3 इमेजेस बन जाएंगी। तीनों मटेरियल अपनी इमेज अलग अलग जगह बना देंगे। सेकेंड केस में लाइट रे जब मटेरियल से पास करेगी तो एक लाइट रे ऐसी होगी जो इन सारे मटेरियल्स को क्रॉस करती हुई जाएगी, तो वो एक जगह इमेज बनाएगी। और एक लाइट रे ऐसी भी होगी जो केवल एक मटेरियल से जाएगी, तो वो अपनी इमेज अलग बना देगी, जिसके कारण 2 इमेजेस फॉर्म हो जाएंगी। पहले केस में 3, दूसरे में 2। An achromatic combination is made by combining two prisms. An achromatic combination is made by combining two prisms as shown in the figure. Such that omega 1 is greater than omega 2. If a light ray is incident on it, then the resultant deviation will be दो ऑप्शंस आ जाएंगे, एक में आ जाएगा क्लॉकवाइज, एक में आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। फिगर बोर्ड पर दिया है। क्लॉकवाइज। प्रिज्म वाले चैप्टर में ओमेगा का फॉर्मूला लिखा था थीटा अपॉन डेल्टा। ये प्रिज्म वाले चैप्टर में ओमेगा का फॉर्मूला आया था। आज लिखा एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का प्रिंसिपल होता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। विदाउट डिस्पर्शन का मतलब डिस्पर्शन ना हो, और डिस्पर्शन तब नहीं होगा जब दोनों प्रिज्मों के थीटास बराबर होंगे, क्योंकि थीटा का नाम था एंगुलर डिस्पर्शन। तो अगर दोनों के थीटास बराबर होंगे तो एक लाइट रे को जितना तोड़ेगा दूसरा उनको जोड़ देगा। तो थीटास को अगर यहां बराबर कर दें, थीटा 1 और थीटा 2 को बराबर कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 1, यानी सेकेंड प्रिज्म का डेविएशन या सेकेंड प्रिज्म लाइट रेस को ज्यादा डेविएट करेगा, पहला कम करेगा। तो फिगर में जब लाइट रे जाएगी
तो पहला लाइट रे को क्लॉकवाइज डेविएट करेगा, दूसरा अपोजिट रखा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डेविएट करेगा, और सेकंड का डेविएशन ज्यादा है इसलिए रिजल्टेंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। चलो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब थोड़ी देर के लिए कॉपीज को बंद कर दो भैया, क्योंकि आपको समझ में आएगा तब आप क्वेश्चन कर पाओगे। एनसीईआरटी में पीछे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो अपने आगे बच्चे ज्यादातर करते नहीं है, उनको ही लगता है कि सर वो बहुत टफ होते हैं, थोड़े से टफ तो होते हैं। एनसीईआरटी में पीछे माइक्रोस्कोप के ऊपर 3 क्वेश्चंस के बने और 3 में से 2 एम्स में आ गए जब एम्स का पेपर अलग होता था। नीट में बाई चांस है या किस्मत है कि अभी तक माइक्रोस्कोप से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, थियोरेटिकल है, लेकिन साल के लास्ट में ये जो पेपर्स लेते हैं उसमें माइक्रोस्कोप पर एक क्वेश्चन देते हैं, और एसआरजी के जो पेपर्स लेते हैं उसमें तो रेगुलरली ये माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन देते हैं। थोड़े से कैलकुलेशन वाइज टफ होते हैं, इसलिए थोड़ा ठीक से समझना। एक बार समझ जाओगे तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है ये बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, तो इसीलिए काफी सारे लोग पढ़ते ही नहीं है। तो जरा ध्यान से सुनना भैया जो पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स जो क्लास में बैठे हैं, क्योंकि हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमसे सारे क्वेश्चंस हो जाएं, चाहे वो रेस के हों, चाहे वो मॉड्यूल के हों, या वो एनसीईआरटी में हो। थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर दो, सुनना और समझना शुरू कर दो। ह्यूमन आई वैसे तो सिलेबस से हट गया, लेकिन माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप सॉल्व करते समय कई बार इस वर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ह्यूमन आई पढ़ लें जो हमारे क्वेश्चंस में काम आएगा। तो पहले ह्यूमन आई का बेसिक देख लेते हैं। ह्यूमन आई का बेसिक सबसे पहला पॉइंट कहता है, ह्यूमन आई इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस which forms real, inverted and diminished image at retina। पहला पॉइंट, सभी की आंखों में एक कॉन्वेक्स लेंस जिससे किसी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जाती हैं, लेंस उन लाइट रेज को रेटिना पर मिलाता है, जब तक लाइट रेज रेटिना पर मिलेंगी तब तक इमेज दिखाई देगी। अगर इमेज रेटिना से पहले या बाद में बन जाए तो आंखों में कोई डिफेक्ट आ गया। रेटिना पर जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, लेकिन हमें तो सारी चीजें सीधी दिखाई देती हैं। तो सीधी दिखने का कारण है ब्रेन। ब्रेन एक सेंसरी ऑर्गन है जो उल्टा बनने वाली इमेज को सीधा फील कराता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय आई लेंस, तो टिक इन्वर्टेड ही करना है, ये नहीं कि सर मुझे तो सब सीधा दिखाई देता था तो मैं इरेक्ट टिक कराया। The lens can change its size and shape according to the position of object in order to make the image on retina। हम जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लेंस हर संभव कोशिश करता है कि वो इमेज रेटिना पर बनाए। उसके लिए लेंस अपना साइज रेगुलरली बदलता रहता है। हम पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आंखों में जो लेंस है वो अपने आप बड़ा हो जाता है। हम जब दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लेंस छोटा हो जाता है। तो लेंस अपना साइज वेरी करता रहता है। थर्ड, फॉर एन हेल्दी आई near point is 25 centimeter and far point is infinity। 2020 से पहले मैं जब इस टॉपिक को पढ़ाया करता था तो मैं कहता था हेल्दी आई यानी मेरी आंखें। अब ये लाइन सिलेबस में से हट गई।
2020 के बाद ये मुझे चश्मा या स्पेक्स लग गया, क्योंकि मैंने खुद ही ये तोता पाल लिया। यानी जबरदस्ती मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी कि मैं भी पढ़ूंगा, और पढ़ते पढ़ते इतना ज्यादा ही पढ़ने में वो हो गया कि ये चश्मा मेरे लग गया। आपके भी, आप में से जिन लोगों के चश्मा लगा है उसका भी कारण यही है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नियर पॉइंट 25, कम से कम 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखकर ऑब्जेक्ट को देखना। फार पॉइंट इंफिनिटी, मैक्सिमम डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, जहां तक दिखाई दे उसको इंफिनिटी माना गया है। पास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देखते समय आंखों पर सबसे ज्यादा जोर पड़ता है, जबकि दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते समय आंखें रिलैक्स्ड स्टेट में होती हैं। दूर के, इसके पीछे, दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते समय आंखें रिलैक्स स्टेट में होती हैं। पास के ऑब्जेक्ट्स को देखते समय आंखों पर सबसे ज्यादा जोर पड़ता है। इसका एग्जाम्पल आप ही हो। आप में से जो लोग गर्मियों में टेबल चेयर पर बैठ के रूम पे पढ़ाई करते हैं, वो जैसे ही थोड़ी सी सर्दियां आती हैं वो पलंग पे कूद जाते हैं, पलंग पे लेट जाएंगे, रजाई ओढ़ लेंगे, कॉपी को बिल्कुल पास में रख के पढ़ाई करते हैं, जिसके कारण आंखों पे जोर पड़ता है और बच्चा रजाई के अंदर खिसकता चला जाता है। ये इसी का फिनोमिना है। आंखों को सुरक्षित रखने के लिए कॉपी को डिस्टेंस पे रखना पड़ता है। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो चीजें हम थियोरेटिकली पढ़ाते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, ये पता नहीं कितनी काम आती होंगी। अभी रिसेंटली दिवाली वेकेशंस में मैं अपनी डॉटर को डॉक्टर के पास दिखाने ले गया। उसको भी आई साइट की प्रॉब्लम है, उसके चश्मे का नंबर है -3.5। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने डॉक्टर साहब ये नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है। तो बोले बढ़ेगा। मैंने डॉक्टर साहब इसको कम कर सकते हैं क्या, कि नहीं। तो मैंने क्या करें, कि इसको रोक सकते हैं। तो मैंने कैसे, कि इसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप एक काम करो, इसको ये बोलो। मैंने कहा मैं नहीं, आप बोलो, क्योंकि मेरी तो सुनेगी नहीं। मैंने कहा आप बोलो कि पढ़ाई जब करते हो तो 10 मिनट कॉपी में पढ़ो, देखो, और वहीं बैठे बैठे 10 मिनट बाद आंखों को यहां से हटा के ऐसे कर लो। जब आप दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हो तो आंखें रिलैक्स स्टेट में होती हैं। जैसे ही उन्होंने ये लाइन बोली तो मैंने तुरंत बोला, मैंने डॉक्टर साहब ये तो मैं ही पढ़ाता हूँ। तो बोले फिर आप ही समझा दो। तो मैं, हाँ ये मैं समझा लूंगा कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को जैसे ही आप देखना शुरू करते हो आंखों पे जोर पड़ना बंद हो जाता है। हम जब कॉपीज में पढ़ते हैं तो हम लगातार 2 घंटे अगर बैठे हैं तो 2 घंटे अगर हम कॉपी की तरफ लगातार देख रहे हैं तो आंखों पे कंटिन्यूस जोर पड़ रहा है। जब मेरी आंखें में प्रॉब्लम आई तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम क्यों आई, मैं तो ये सब रूल्स फॉलो करता हूँ। तो बोले आपका एज इफेक्ट है, 45 के बाद चश्मा लगना लाजमी है। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब मैं क्या बोलूँ, अब आप जो बोल रहे हो ठीक होगा। हालांकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखा है 50-60 तक भी एज में चश्मा नहीं लगता, पर उनका कहना था कि यू आर ए नॉन डायबिटिक, इसलिए आपको चश्मा लगना कंपलसरी है। मैं ठीक है, चश्मा ही लगेगा, बस बाकी भगवान की कृपा से आंखें थोड़ा सा चल जाएं तो ठीक रहेगा। आंखों की रिजॉल्विंग पावर 1 मिनट होती है। लास्ट ईयर तक सिलेबस में था, लास्ट ईयर हटा दिया गया। कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल में दिए हुए हैं रिजॉल्विंग पावर पर, तो जरा समझ लें भी ये सब चीजें। इनको रटना नहीं घर जाके, इनको सुनना समझना, थोड़ा सा चीजें आसान लगेंगी। अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास रखें, सबको ये ऑब्जेक्ट्स दिखाए जा रहे हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स दूर दूर तभी दिखाई देंगे जब इन दोनों से आंखों पर बनने वाला एंगल 1 मिनट होगा। अगर किसी की आंखों पर एंगल 1 मिनट से कम बन गया तो उसको ये ऑब्जेक्ट्स अलग अलग दिखाई नहीं देते। रिजॉल्व करना यानी दूर दूर देखना। तो दो पास पास रखे ऑब्जेक्ट्स दूर दूर तभी दिखाई देते हैं जब उनसे आंखों पर बनने वाला एंगल 1 मिनट हो। अब चलते हैं मेन आर्टिकल पर, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज छोटे ऑब्जेक्ट्स को एनलार्ज फॉर्म में देखने के लिए होता है। दो तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक
जिसको कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। आजकल सिंपल के नाम से क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, इसका दूसरा नाम ज्यादा डोमिनेंट है और वो है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास यानी सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसके सामने ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखते हैं। एक लाइट रे ऑप्टिक सेंटर से गई, सीधे चली गई, दूसरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से गई, दोनों आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए दोनों को पीछे बढ़ा दें। पीछे बढ़ाने पर इमेज बनी, ये ऑब्जेक्ट है ए बी और ये इमेज है ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस u, इमेज का पोल से डिस्टेंस v, ये देखने वाले की आंखें। दिस इज द पोजीशन ऑफ आईज विच आर एट d डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। इस सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, एनलार्ज्ड है। इस सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज दो लोग सबसे ज्यादा करते हैं, एक घड़ी ठीक करने वाले दैट मीन्स वॉच मेकर्स और एक डिटेक्टिव्स। ये दो लोग इस लेंस का यूज सबसे ज्यादा करते हैं। घड़ी ठीक करने वाले अपनी आंखों में एक लेंस लगाकर घड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स को एनलार्ज फॉर्म में देखते हैं, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। डिटेक्टिव्स के पास एक हैंडल के फ्रेम में कॉन्वेक्स लेंस होता है जिससे छोटे ऑब्जेक्ट्स को वो एनलार्ज फॉर्म में देखते हैं। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आती है जिसको कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर, जिसको एम से लिखते हैं। मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करते हैं, इट इज द एंगल सबटेंडेड by image on lens upon angle subtended by object on lens when object is at capital D। एक एंगल को बीटा ले लें, एक एंगल को अल्फा ले लें। टिग्नोमेट्री में एंगल छोटा हो तो 10 बीटा और 10 अल्फा भी लिख सकते। सबसे पहली बात, मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है? मैग्नीफाइंग पावर और लीनियर मैग्निफिकेशन एक ही बात है। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब कितने टाइम्स, मैग्नीफाइंग पावर का मतलब भी कितने टाइम्स। अगर एक ही मीनिंग है तो नाम अलग अलग क्यों है? जिस तरीके से मैकेनिक्स पार्ट में पढ़ते हो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है, एंगुलर वेलोसिटी जब बॉडी सर्कल में चलती है, पर हैं दोनों वेलोसिटी। उसी तरीके से लीनियर मैग्निफिकेशन दो हाइट्स का रेशो, एंगुलर मैग्निफिकेशन जिसको मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं, ये दो एंगल्स का रेशो है। तो मीनिंग सेम है, एंगल को फिगर में बनाने का तरीका सीखो। न्यूमरेटर में लिखा है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन लेंस, ये इमेज है, इस पर ऐसे हाथ रख लेता हूं, लेंस पर एंगल बीटा बना रही हैं, तो ये लेंस पर दो रेज यहां से आई और इनसे जो लेंस पर एंगल बना इसको कहते हैं बीटा। अल्फा में लिखा है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डी। फिगर में ऑब्जेक्ट यू डिस्टेंस पर है, पहले ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पर लाना पड़ेगा, तब एंगल बनाना पड़ेगा। ये फिगर कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए इसलिए तो अलग से बना लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो लेंस से डी डिस्टेंस पर है और इससे एंगल बन रहा है अल्फा, तो ये एंगल हो गया अल्फा। एक बार छोटे ट्राइंगल में 10 बीटा ले लें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन यू। एक बार इस ट्राइंगल में 10 अल्फा ले लें, ए बी अपॉन डी, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, डी बाई यू।
ह्यूमन आई का फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, तो एक बार इन्फिनिटी वाली कंडीशन ले लें। ह्यूमन आई के इन्फिनिटी वाली कंडीशन को देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस में इमेज इन्फिनिटी पर तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा। तो u की वैल्यू f के बराबर इक्वेशन 1 में रख दें। ये पहला केस हो गया। ह्यूमन आई के लिए नियर पॉइंट D, तो सेकंड केस अगर इमेज D पर बने, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज D पर बनेगी, तो उसके लिए लेंस फॉर्मूले में इमेज की जगह रखें D, ऑब्जेक्ट की जगह रखें U, दोनों के आगे माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लेफ्ट साइड में हैं। D से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें। यहां से D बाई यू की वैल्यू आ गई, जिसको इक्वेशन 1 में ले चलें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया 1 प्लस डी बाई एफ। करीब करीब हर स्टूडेंट ने कभी ना कभी घड़ी ठीक करने वाले इंसान को देखा होगा, या घड़ी में सेल वगैरह डलवाने जाते हैं रिस्ट वॉच में, तो वहां ये देखते हैं कि घड़ी ठीक करने वाला आंखों में लेंस लगाकर घड़ी को पास में रख के फिर ठीक कर रहा होता है। क्यों? वो यहां से समझ में आता है, if eyes are at d distance from the lens, अगर आंखें लेंस से d डिस्टेंस पर हों तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखते हैं ये पेपर के लायक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जनरल नॉलेज के लिए बताया, इसलिए इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होने के लिए d मिनिमम होना चाहिए। D जितना कम होगा M उतना ज्यादा होगा, M जितना ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि M का मतलब कितने टाइम्स। इस फॉर्मूले से ही समझ में आ रहा है कि अगर मैं D को 0 कर दूं तो M सबसे ज्यादा होगा, और D 0 तब होगा जब लेंस को आंखों में लगा लिया जाए। घड़ी ठीक करने वाला व्यक्ति अपनी आंखों में लेंस लगाकर घड़ी को पास में रख के फिर ठीक करता है। डिटेक्टिव्स को जमीन पर पड़ी हुई अगर कोई चीज देखनी है तो ऐसे खड़े होके दूर से लेंस को रख के नहीं देखते, वो खुद जमीन पर बैठ जाएंगे, चश्मे के बिल्कुल पास में लेंस रख के तब वो ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जिससे वो बड़े से बड़ा दिखाई देता है। आपका एग्जाम जिसको देने में आप डरते हो, आप में से कुछ लोग पता नहीं क्या करना चाहते हैं, कई बार मुझे लगता है ये इतना आसान पेपर है। अब एक आध कहेगा सर आप बता दो कैसे हो जाए। ढंग का टीचर मिल जाए और ढंग का पढ़ाने वाला मिल जाए और ढंग का पढ़ने वाला मिल जाए, दोनों का कॉम्बिनेशन एक साल में इस एग्जाम को सक्सेसफुली निकाल सकता है। इसके कंपैरिजन में 1000 टाइम्स टफ एग्जाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS UPSC, जिसका कोई सिलेबस नहीं होता। आपके पास तो ये मॉड्यूल है, इसको रटो, पेपर देने जाओ। यूपीएससी में एक पेपर सभी का होता है, जनरल नॉलेज जीके, और जीके आज वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो पेपर में आएगा। आप इंडिया में बैठे हो, पेपर में ये आएगा कि यूएस में आज क्या घटना घटी। इसलिए जो तैयारी करते हैं उनको एक दिन सारे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोला जाता है। वो लाइब्रेरीज में जाके 2 से 3 न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं, तब जाके वो आईएएस में सिलेक्ट होते हैं। तो वो एग्जाम है वास्तविकता में टफ। ये तो बहुत आसान पेपर है। उस एग्जाम में क्वेश्चन आया मैग्नीफाइंग पावर का यूनिट। मैग्नीफाइंग पावर 2 एंगल्स का रेशियो है। सारे बोलते हैं यूनिटलेस, आंसर था क्रॉस, तभी तो यूपीएससी में आया। ये क्रॉस मैग्नीफाइंग पावर का यूनिट होता है। एक काम करना, कभी मौका मिले तो यहां से बाहर निकल के जब अपन जाते हैं तो इसमें क्रोमा में ही कैमरे रखे हैं बहुत सारे, कभी ध्यान से देखना, खरीदना नहीं है। क्रोमा में कैमरे जो रखे हैं, कैमरे में जूम के नीचे
लिखा होता है 16 क्रॉस 32 क्रॉस, वो ये बताता है कितने टाइम्स इमेज बनती है। ये मैग्नीफाइंग पावर का यूनिट होता है। 99% बच्चे टिक करके आते हैं यूनिटलेस, क्योंकि सबको फॉर्मूला दिख रहा है ना, दो एंगल्स का रेशो। मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप बड़े तरीके से सिखाया, क्योंकि जो कंसेप्चुअली क्वेश्चन करना चाहता है उसको सिंपल से ही कंपाउंड बनाना पड़ेगा। नीट को सिंपल से क्वेश्चन नहीं पूछना, नीट में सारे क्वेश्चंस कंपाउंड से हैं, चाहे वो एम्स हो या नीट हो। अच्छे से सुनना भी है, बार बार इसलिए बोलता हूं अच्छे से सुनना, क्योंकि आप में से कुछ लोग क्वेश्चंस में फिर वही गड़बड़ियां करते हैं जो इसको हाईलाइट क्लास में हम करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस हैं, एक जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव, दूसरा जिसको कहते हैं आई लेंस। जैसा मैंने बनाया है वैसे ही होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, आई लेंस बड़ा होता है। जिस लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है, जहां से देखते हैं वो आई लेंस कहलाता है। तो ये वो दो लेंस होते हैं। इस ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रखा जाता है। एक लाइट रे ऑप्टिक सेंटर से गई, दूसरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से गई, दोनों जहां मिली वहां इमेज बनी। ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस UO, इमेज का पोल से डिस्टेंस VO। O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव। ये जो इमेज बनी ये दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, तो ये दूसरे लेंस का ऑप्टिक सेंटर और ये फोकस। ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ये गई, दूसरी लाइट रे ये गई, दोनों जहां मिली इमेज वहां बनती, पर वो लाइट रेज आगे जाके नहीं मिल रही, इसलिए दोनों को पीछे बढ़ा दें। पीछे बढ़ाने पर दोनों जहां मिली वहां इमेज बनी। ये सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, ये सेकंड लेंस के लिए इमेज दिखाई देगी जब कम से कम D पर बने। ये आंखों की पोजीशन हो गई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फिगर, पढ़ने का तरीका। ये ऑब्जेक्ट था पहले, ये इमेज बनी, फिर ये ऑब्जेक्ट बना, ये इमेज बनी। ऐसे नहीं पढ़ते, ऐसे पढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये इंटरमीडिएट इमेज है, ये फाइनल इमेज है। जेई में पहला क्वेश्चन आया, what is the nature of intermediate image with respect to object। दूसरा आया, what is the nature of final image with respect to object। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इंटरमीडिएट इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, एनलार्ज्ड है। इसी तरीके से फाइनल इमेज वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है। एक आध बच्चा क्लास के बाहर निकल के पूछता है कि सर ये जो इमेज आप बता रहे हो ये तो इससे बनी है, तो इससे बनी है तो इसके रेस्पेक्ट में तो इरेक्ट है। एग्जामिनर इसके रेस्पेक्ट में पूछता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक ही है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका नेचर, इसके रेस्पेक्ट में इसका नेचर। इस ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन हुआ, ये इमेज बनी, फिर इसका मैग्निफिकेशन हुआ, ये इमेज बनी। एक ऑब्जेक्ट का दो बार मैग्निफिकेशन हुआ, इसलिए टोटल मैग्निफिकेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ मैग्निफिकेशंस। लेंस वाले चैप्टर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया था V/U। पहले लेंस के लिए इमेज राइट साइड में, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में, एक माइनस एक प्लस, ये आ गया। दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, इमेज लेफ्ट में, दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे, दिस इज कट गए। ह्यूमन आई का फार पॉइंट इंफिनिटी, एक बार फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बने। ये थोड़ा ध्यान से सीखना, मैं क्या सिखा रहा हूं, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहीं से होंगे।
कॉन्वेक्स लेंस में इमेज इंफिनिटी पर बनती है जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है, तो u की वैल्यू f के बराबर इस इक्वेशन में रख दें। ये u की वैल्यू f के बराबर रख दी। केस 2, अगर फाइनल इमेज d पर बने, अब ये समझाता हूं कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्यों पढ़ाते हैं जब पेपर में कहते हैं कंपाउंड ज्यादा आता है। सिंपल का पहला फॉर्मूला d बाई यू, ये रहा। सिंपल का दूसरा फॉर्मूला d बाई एफ, ये रहा। और सिंपल का तीसरा फॉर्मूला 1 प्लस डी बाई एफ, ये आ गया। याद करने वालों के लिए सिंपल सी ट्रिक है जिससे वो क्वेश्चन सही करेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले में माइनस वीओ बाई यूओ से मल्टीप्लाई कर दो तो कंपाउंड तैयार हो जाता है। क्योंकि सिंपल को याद करना आसान पड़ता है, कंपाउंड थोड़ा सा टफ पड़ता है। जिन्होंने माइक्रोस्कोप देखा है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं दिखा देता हूं। यहां से लेंथ ऑफ ट्यूब निकालना आ जाएगा। ये माइक्रोस्कोप है, कुछ ऐसे ही होता है। हालांकि मेरे पास घर पे भी है, बच्चों के खेलने वाला है, एक आता है माइक्रोस्कोप, छोटी छोटी चीजें देखने काम आ जाता है। तो माइक्रोस्कोप में जहां से देखते हैं वो आई लेंस, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव लेंस। लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब दो लेंसों के बीच का डिस्टेंस। फिगर में वीओ प्लस यूई, वीओ प्लस यूई, और पहले केस में यूई की वैल्यू एफ ई के बराबर रख दें तो वीओ प्लस एफ ई। एनसीईआरटी में एक अप्रोक्सीमेशन दे रखा है कि माइनस वीओ बाई यूओ को एल भी लिख सकते हैं, एल लेंथ ऑफ ट्यूब कहलाती है। हालांकि न्यूमेरिकल सारे इससे ही होते हैं। ये एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है जिसकी जरूरत एक थियोरेटिकल क्वेश्चन में मुझे पड़ती है, इसलिए मैं बताता हूं, बाकी उसका यूज भी नहीं है। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज दो लोग सबसे ज्यादा करते हैं पैथोलॉजीज में, ब्लड टेस्ट, मलेरिया टेस्ट इसी से होता है। और साथ में स्कूल की लेबोरेटरी में बायोलॉजी वाले स्टूडेंट स्लाइड्स देखने के लिए इसको करते हैं। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स यानी आप स्लाइड्स देखने के लिए करते हैं। हाँ जी, मेरे को एक्चुअली ये कुछ टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते क्या अपना समय याद आता है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स और मैथ्स वाले स्टूडेंट हमारे समय में साथ में बैठ के पढ़ा करते थे, और केवल मैथ्स और बायो के पीरियड में अलग अलग हो जाते थे, बाकी सारे लेक्चर्स में साथ में बैठते थे। तो बायो वाले क्या है कि प्रैक्टिकल करने के लिए अपने लैब में जाया करते थे, तो वो बेचारे प्रैक्टिकल करते थे और मैथ्स वाले फ्री हो जाते थे, तो हम जानबूझ के उन्हीं के आगे पीछे घूमते रहते थे। बायो में थोड़ा सा ठीक रहता है काम। वो दौर बड़ा अच्छा सा दौर था। हाँ, फंस गए। 27-28 साल निकल गए यही ऑब्जेक्टिव लेंस आई लेंस करते करते। खैर कोई नहीं, ये देखो एक आध इसमें भी कंफ्यूज होके आएगा। जो थोड़ा पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा वो 2-4 दिन बाद जागेगा, सर नेचर ऑफ इमेज इन्वर्टेड बनती है, तो ऑब्जेक्ट तो उल्टा दिखाई देगा। इन्वर्टेड दिखाई देगा ना? अरे इन्वर्टेड लिखा है, तुम कह रहे हो नहीं दिखाई देगा? हाँ, अरे मेरे बच्चे चेंज नहीं कर देंगे बेटा क्या, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें ही बताता हूँ। मुझे पता है तुम लोग सब गलत सलत कुछ तो भी याद कर लेते हो। इसका यूज क्या है? अरे इसका यूज क्या है? इसका यूज उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए होता है जो नेकेड आई से दिखते नहीं है। ब्लड टेस्ट मलेरिया पैरासाइट के सिम्टम को देखने के लिए किया जाता है। तो शरीर में से ब्लड सैंपल निकालते हैं, तो ब्लड सैंपल में से डायरेक्टली मलेरिया पैरासाइट के सिम्टम थोड़ी दिखते हैं। तो हमें तो ये ढूंढना है कि उस मलेरिया पैरासाइट का सिम्टम है कि नहीं। उल्टा सीधे से क्या मतलब है? मच्छर उल्टा दिख रहा था सर। तो इसमें फाइनल इमेज इन्वर्टेड ही बनती है। अब एक आखिरी चीज और बस यहां खत्म करेंगे, और वो आखिरी चीज ये देख लो क्या है।
मैंने फॉर्मूलेस को डिराइव करते समय साइन ले लिए। भैया सुन लेना क्योंकि क्वेश्चन यहीं पे आएंगे। मैंने फॉर्मूलेस को डिराइव करते समय साइन ले लिए, इसलिए अब किसी फॉर्मूले में कोई साइन नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर इनमें से किसी क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए आप लेंस फॉर्मूला रख रहे होगे तो उसमें साइन रखा जाएगा। दोबारा सुन लो क्योंकि अगले टर्न पे सब करना है। मैंने इन फॉर्मूलेस को डिराइव करते समय साइन ले लिए, इसलिए अब जब इन फॉर्मूलेस का यूज करूंगा तो कोई साइन नहीं लेना। लेकिन इन वैल्यूज को निकालने के लिए मान लो आपने लेंस फॉर्मूले का यूज किया तो लेंस फॉर्मूले में साइन लेना। जैसे मान लो मैं बोलूं कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर पे रखा तो यूओ की वैल्यू -5 रखोगे। कब? जब लेंस फॉर्मूला लगा रहे होगे। लेकिन अगर लेंस फॉर्मूला ना लगा के मान लो मैग्निफिकेशन निकाल रहे होगे तो यूओ की जगह केवल 5, माइनस नहीं, क्योंकि माइनस तो मैंने ये ले लिया ना। ये माइनस कहां से आया? ये माइनस भी तो इसीलिए आया बेटा कि ये लेफ्ट में ऑब्जेक्ट था, राइट में इमेज थी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि मैं इसको यहां लिख दूंगा ताकि अगले टर्न पे मुझे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पे जब क्वेश्चंस कराऊं तो ये गलती आप नहीं करो। कॉपी करने वाले कॉपी कर लो, जिसको फोटो वोटो खींचना है वो अपने हिसाब से करते रहो, जो भी आपको अच्छा लगे। साइन शुड नॉट बी, हिंदी में लिख देता हूं आसान, साइन नहीं लेना है इन फॉर्मूलेस में, लेकिन लेंस फॉर्मूले में साइन रखना है। भैया जिन लोगों ने घर पे मॉड्यूल या रेस वगैरह नहीं की हो, करना शुरू कर देना, क्योंकि अब इसमें ज्यादा पार्ट बचा नहीं है। वैसे तो अगर आप मॉड्यूल डिस्कस नहीं करो तो मैं कल ही खत्म कर सकता हूँ। टेलीस्कोप पढ़ाना है मुझे केवल, और अगर मॉड्यूल डिस्कस होगा तो फिर मंडे को मोस्ट प्रोबेबली खत्म होगा। अभी तक आगे का कुछ नहीं बताया, इसलिए मुझसे ये नहीं पूछो कि आगे क्या होगा। साहब लोग बताते हैं, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया, बड़े लोग हैं वो, उनको जब भी टाइम मिलता है